स्वागत है प्यारे मित्रों आप सभी लोगों का ज्योग्राफी की इस सबसे बेहतर श्रृंखला जो आरआरबी एनटीपीसी के संकल्प और सपने को पूरा करने वाली है। इस श्रृंखला में आपका बहुत स्वागत है और आइए तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज इस श्रृंखला का। इसके पहले के दो क्लास बिल्कुल मैंने अपलोड कर दिया है, वो दोनों क्लास अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा सुपर 30 क्वेश्चन आपको खूब समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। एथनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय रूप से विकृत है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी जो क्रस्ट है यानी जो हमारी अर्थ है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। कैसे बनी है ये देखिए, स्वरूप आपके सामने है। तो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत जो होता है वो हमारा होता है क्रस्ट का। क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। उसके नीचे जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल। और सबसे नीचे जो परत हमारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कोर। तो पृथ्वी की ये 3 परतें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये हो गई आपकी क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 परतों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। ये 3 परतें पाई जाती हैं पृथ्वी पर। इन 3 परतों के मैं आपको संरचना यहां पर दिखा रहा हूं कि भूप्रॉपर्टी से लेकर के इनकी अलग अलग किलोमीटर पे गहराई बताई जा रही है। जो ऊपरी आपका मेंटल है, भूप्रॉपर्टी यानी क्रस्ट के नीचे जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और इस तरह से कोर को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इनकी गहराई अगर बात करें तो ऊपर से यानी लगभग भूप्रॉपर्टी पर 35 किलोमीटर तक हम केवल क्रस्ट का भाग पाते हैं। 3500 से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल का क्षेत्र पाया जाता है। 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो पाया जाता है वो निचला मेंटल यानी वहीं से बाह्य कोर का भी शुरुआत हो जाता है। तो पृथ्वी की इस तरह की संरचनाएं हैं जो 3 मुख्य परतों में विभाजित हैं। इसके अलावा इनकी तमाम और भी ब्रांचेज यहाँ पर पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं था? मैंने आपको बताया था कि आरंभ में क्या हुआ, हमारे भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि दुनिया के जितने भूखंड थे वो सब एकत्रित होकर के क्या हुए? एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के एक विशालकाय महाद्वीप का निर्माण किया। इस विशालकाय महाद्वीप को पैंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पैंजिया। और इस महाद्वीप के चारों तरफ जल एकत्रित हुआ जिसे हम लोग पैंथलासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथलासा। तो दुनिया का सबसे विशालतम महाद्वीप का नाम क्या है? पैंजिया। और उसके चारों तरफ जो जल एकत्रित हुआ उसको क्या बोला गया? पैंथलासा। करोड़ों साल बाद ऐसी घटना हुई, इस जो पैंजिया है ये इसका एक टुकड़ा अलग हो गया। पैंजिया का जो टुकड़ा अलग हुआ, दक्षिणी टुकड़ा सबसे पहले जो अलग हुआ पैंजिया का, वो दक्षिणी टुकड़ा उसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। कहते हैं ये क्रम रुका नहीं, तो इसका दक्षिणी टुकड़ा गोंडवाना लैंड और इसका उत्तरी टुकड़ा अलग हुआ जिसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। अब बीच में जो स्पेस बना, यहां पर जल एकत्रित हो गया, इसको हम लोग टेथिस सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। यहां पर किसका निर्माण हो गया? टेथिस सागर का। और आज यही वर्तमान में जहां टेथिस सागर पहले था वहीं पर आज वर्तमान में क्या है? हिमालय। तो हिमालय के गर्भगृह में क्या स्थित है? टेथिस सागर है। अब मित्र यहां बात करते हैं हम लोग किसकी? गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड का भी इस तरह से वैज्ञानिकों ने कहा विभाजन चलता रहा और गोंडवाना लैंड का विभाजन चलता रहा और इसका विभाजन होता रहा और इससे कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना नामक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार इसमें हिस्सा नहीं कौन सा है? गोंडवाना लैंड नामक प्राचीनतम महाद्वीप का हिस्सा कौन नहीं है? तो फ्रांस नहीं है। अब यहां पर देखिए कि गोंडवाना लैंड के हिस्से क्या है? भारत किसका हिस्सा है? भारत नहीं, यहां प्रायद्वीपीय भारत होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अरब मेडागास्कर, अंटार्कटिका, श्रीलंका, ये सब किसके हिस्से हैं? गोंडवाना लैंड के। और सबसे प्राचीनतम भूखंड का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड ही है। उस प्रमुख जल संधि का नाम बताइए जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है। उसे हम लोग कहते हैं डोबर जल संधि। क्या कहते हैं? डोबर जल संधि। और यह दृश्य आप देखिए, ये है डोबर जल संधि जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। डोबर जल संधि
किसको? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम कर रही है। डोबर संधि के द्वारा जोड़ते हैं और फ्रांस को ब्रिटेन से अलग भी करता है। तो इसी डोबर संधि से हम उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ देते हैं। किस संधि के माध्यम से? डोबर जल संधि के माध्यम से। माउंट विंसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अंटार्कटिका में। हमारे कुल 7 बड़े महाद्वीप, 8वां जिलैंडिया की भी खोज हो चुकी है, प्रमाणिक हो जाएगा तो उसकी भी काउंटिंग हम लोग करेंगे। सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा बड़ा महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, चौथा बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका, 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, छठा महाद्वीप है आपका यूरोप और 7वां बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है। भूप्रवृत्ति संरचना में अवभरक की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसमें मात्रा होती है लगभग 24%। लगभग कितनी होती है? भूप्रवृत्ति पर अवभरक की मात्रा लगभग 24% होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो स्थान है आपका लक्षद्वीप, जिसे हम लोग लाखों का द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप जो है ये स्थित कहाँ पर है? अरब सागर में। अरब सागर का, भारत में अरब सागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो अरब सागर में स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? आइए देखिए। इस तरह से जो छोटे छोटे जीव हैं, जलीय जीव जो मर जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं और इस तरह से वो संरचना बनाते हैं जिन्हें हम लोग प्रवाल कहते हैं। और यही संरचना आगे चलकर समुद्री भाग में एक मोटी दीवार के रूप में हो जाती है, तो इसे हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। देख रहे हैं ये सभी बड़ी रंगीन और कलात्मक संरचनाएं दिखती हैं। ये सभी किसके हैं? प्रवाल के उदाहरण हैं, जो ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम भूमि क्षेत्र है? तो सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। बेफिन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेफिन द्वीप की स्थिति है आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है बेफिन द्वीप। सुनेरम रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका में। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा। देखो, मरुस्थल मित्र 2 प्रकार के होते हैं, रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। एक गर्मी के रेगिस्तान होते हैं, गर्मी वाले, और एक होते हैं ठंडी वाले रेगिस्तान। अब गर्मी वाले रेगिस्तान की बात करें, जैसे मैं कुछ आपको गर्मी रेगिस्तान के बताऊं, जैसे अटकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, नाबिब का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये सभी गर्मी या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठंडी वाले मरुस्थल या जिन्हें हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं, जैसे गोबी का मरुस्थल, ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल और सुनेरम मरुस्थल, ये सभी कैसे हैं? ठंडी मरुस्थल हैं। बहरहाल सुनेरम मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है सुनेरम मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन है? सहारा है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो वो है आपका थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह पठार आपका कोलंबिया का पठार स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया का पठार पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। उस पॉइंट को हम लोग केप हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? केप हॉर्न। और ये दक्षिण अमेरिका का एक भाग है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो। तो टिएरा डेल फ्यूगो के ही एकदम साउथ में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? केप हॉर्न। और यहाँ पर मिलन हो जाता है किसका? अटलांटिक महासागर का और प्रशांत महासागर का। भारत में इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि भारत के कुल पड़ोसी देश की अगर बात करें तो भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? 9। कुल टोटल पड़ोसी देश कितने हैं? 9, जिसमें से 7 पड़ोसी देश हैं स्थलीय।
कैसी सीमा बना रहे हैं? स्थलीय। और दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, पूर्णतः जलीय सीमा बनाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये पूर्णतः जलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं। अब आइए मैं आपको चित्र में दिखाता हूं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आप देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान, जिसकी सीमा वर्तमान में लद्दाख से लग रही है। पाकिस्तान, जिसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लग रही है। इस तरह से फिर नेपाल हो गया पड़ोसी देश, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। ये हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं और इनसे सीमा बनाने वाले राज्य हैं। यहां से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो पड़ोसी देश और दूसरा सीमा बनाने वाले राज्य। कौन से पड़ोसी देश से हमारा कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? तो ध्यान से मानचित्र देखो, आगे सवाल आने वाला है कि कौन कौन सा राज्य किस देश से सीमा साझा करने वाला है। आगे देखिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी राजधानी और मुद्राएं भी हम लोग यहीं पर देखते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान की काबुल अफगानी है। म्यांमार की न्यायपीदा क्वाट है मुद्रा। नेपाल की काठमांडू या श्री जयवर्धन, हाँ नेपाल की काठमांडू है नेपाली रुपया। चीन की बीजिंग है रेनबी, ये पूछा गया है चीन की मुद्रा क्या है। भूटान की थिम्पू और न्यूंगट्रम यहाँ की मुद्रा है, ये भी पूछा गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। मालदीव की माले, रुपया है मालदीपियन रुपया। श्रीलंका की कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरा और मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया है। तो भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा को आपको ध्यान में रखना है। अब स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देशों की जो स्पर्श सीमा है वो कितने किलोमीटर है, इनको हम लोग देखें। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला नंबर 1 का पड़ोसी देश हमारा कौन सा है? बांग्लादेश। ये कितनी सीमा बना रहा है? 4096 किलोमीटर। और कितने राज्यों से स्पर्श कर रहा है? 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला दूसरा आपका देश कौन सा है पड़ोसी? चीन है। 3488 किलोमीटर। कितने राज्यों से? 5 राज्य से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। आप मैप को विजुलाइज कर सकते हैं। तीसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। 5 राज्यों से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान आपका 699 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है 4 राज्यों के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, केवल और केवल किससे? लद्दाख से। तो ध्यान में रखना इन राज्यों को और किलोमीटर। आगे बात करने वाले हम लोग इससे संबंधित। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो दिए गए विकल्प में सबसे छोटा किसका है? भूटान का। अभी बात किया 699 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कोई भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है? तो वो देश है आपका नेपाल। ये लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर की भू सीमा पाई जाती है? तो वो 15,106 किलोमीटर की टोटल पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? अभी हम लोगों ने बात किया गुजरात सीमा साझा करता है, पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी। ऑप्शन बी इसका सही है। इनसे कौन सा कथन गलत है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है? जो कि गलत है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है, भारत और पाकिस्तान के। अगला सवाल है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? सैन्य सीमांकन रेखा, या इसी को 38वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं दुनिया की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य विभाजक करती है। आर्डरनेस रेखा
पूर्वी जर्मन और पोलैंड के मध्य विभाजित करती है, जबकि डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य विभाजक का काम करती है। अब आज के बाद आपको विभाजक रेखाएं नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर ध्यान से आपने इसको देखा तो। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य विभाजक करती है। मेन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के मध्य। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक का काम करती है। जबकि बात करें हम लोग 49वीं समानांतर रेखा, तो ये अमेरिका और कनाडा के मध्य विभाजक का काम करती है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, जबकि 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य है। 22 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के मध्य विभाजक का काम करती है। अगर इसको आपने देख लिया तो विश्वास करो जितने सवाल आएंगे सब यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाना है। तो अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो है मेघालय। मेघालय मिजोरम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका सिक्किम। कहते हैं ना भारत का ऐसा राज्य जो 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, तो ये सिक्किम है। और सिक्किम के उत्तर में क्या है? चीन है। और इधर आपका नेपाल है, नेपाल है पश्चिम में, और पूर्व में क्या है? भूटान। तो इस तरह से सिक्किम के तीनों तरफ 3 पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो है आपका उड़ीसा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है पश्चिमी छोर पे है, उड़ीसा जो है पूर्वी छोर पर है। तो इस तरह दोनों का मिलन नहीं है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, जो सिक्किम से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो वो है आपका पाकिस्तान। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी, ये दोनों, तो ये जो हिस्सा है ये खंभात की खाड़ी है गुजरात का, और ये जो है इसे हम लोग कच्छ का रण कच्छ की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इसके ऊपरी हिस्से पर जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर जो भाग पाया जाता है उसे कच्छ का रण कहते हैं। कच्छ के रण के नीचे कच्छ की खाड़ी पाई जाती है। मैप पे खूब ध्यान से विजुलाइज करोगे आप तो इस चीज को देख पाओगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियां उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? यानी किससे बांध निर्माण का लाभ होता है? तो लाभ है आपका कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। जो बांध होते हैं इन दोनों से इनको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है आपके महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र की। ये क्षेत्रीय नामकरण है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस राज्य किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, जब नदी का पानी चैनल से बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? विसर्प। बिल्कुल सर्पीला आकार, कुछ ऐसा। आइए मैं इसको दिखाता हूं आपको। विसर्पण जो होता है वो बिल्कुल किस आकार का? ऐसे सर्पीला आकार का नदी अपने मार्ग में मोड़ लाती है और इसी मोड़ को क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग बंधीस कहते हैं। ये यहाँ की क्षेत्रीय नाम है, बंधीस। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपकी चिनाब, क्योंकि यमुना की जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा हिंडन वगैरह भी इसकी प्रमुख सहायक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसी ब्रह्मपुत्र को हम लोग तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और इसी को अरुणाचल प्रदेश में हम लोग दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में इसे सादिया से धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र कहते हैं।
क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। तो ध्यान में रखना ब्रह्मपुत्र को अलग अलग। और यही ब्रह्मपुत्र असम में मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप।